एक कोलैबोरेशन का कम से कम कितना पैसा मिलता है? देखो, ये तो पूरा ही प्रोफाइल के ऊपर है। आप कैसे अपना कंटेंट बना रहे हो, आप कितना डेडिकेशन के साथ बना रहे हो, वो पहले ब्रांड चेक करते हैं। एक रील को शूट करना मतलब एक इंसान की बात ही नहीं है, यहाँ पे कम से कम ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए। कि आपने किसी के साथ डील की, जो डील में सामान आया वो बहुत बेकार था, बहुत घटिया क्वालिटी का था, कुछ ऐसा होता है कई बार? कुछ ब्रांड्स होते ही है जिनका मतलब हेयर कलर ही समझ लो या कुछ खाने का प्रोडक्ट्स ही है जिसमें मज़ा ही नहीं है। ईमेल में मैंने जाके कंफर्मेशन किया है तो मुझे तो प्रमोट करना ही है, लेकिन मैं अपने फॉलोअर्स को बता देती हूँ कि मैं ये प्रमोट कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ। कितने इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में व्यूज़, फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम, क्या है आपकी जीवन में? जब आप इस लाइन में एक बार घुस जाते हो ना तो आपके माइंड में यही सब चलता है कि कब मेरा फॉलोअर्स बढ़ेगा, कि मैं अच्छा नहीं कर पा रही हूँ, मैं क्यों नहीं बढ़ा पा रही हूँ अपना व्यूज़, मैं और क्या करूँ और किस हद तक गिर जाऊँ ताकि मेरा ये व्यूज़ आए। अब जो फ्यूचर आने वाले हैं ना उसमें जो इन्फ्लुएंसिंग लाइन है वो बहुत दिन तक नहीं टिकने वाले हैं। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि आपको कभी ट्रोलिंग मिली है क्या? बिल्कुल मिला है, कमेंट सेक्शन में तो बहुत ज़्यादा आते हैं। इन्फ्लुएंसर्स को जो वल्गर कंटेंट बना रहे थे तो उनको बहुत सारी धमकियां मिल रही हैं। वन थिंग इज वल्गर कंटेंट जो बना रहे हैं उनको हम स्टॉप नहीं कर सकते। पहले लोग कहते थे लड़कियां मारी जाती हैं, अब लड़के भी मारे जाते हैं। एग्जैक्टली मतलब दोनों साइड ही इतना ज़्यादा अभी क्राइम तो बहुत ज़्यादा हो गया है। जब कोलकाता की बात आती तो वहाँ की दुर्गा पूजा बहुत फेमस है, वो कैसे होती? कोलकाता में जो दुर्गा पूजा है वो टोटली डिफरेंट है। 7 दिन में हम दो बार नया कपड़े पहनते, न्यू ड्रेसेस, लग्जरी होटल्स में जाते हैं खाना खाने, घूमने जाते हैं, वहाँ पे पंडाल्स होते हैं। वहाँ पे पंडाल्स मतलब अमेजिंग। क्या वाकई कलकत्ता में काला जादू होता है? काला जादू एक चीज है ना, लोगों के बिलीव है। अगर काला जादू इतना ही ज्यादा पॉपुलर होता तो हमारे स्कूल कॉलेज में पढ़ाते कि अंबानी कैसे बनना है, आप काला जादू करो अंबानी बन जाओ। एक्चुअली इट्स टोटली अ स्टीरियोटाइप सोच। नमस्कार, आज मैं जिनको मिलाने जा रही हूँ वो एक डॉक्टर भी हैं और इन्फ्लुएंसर भी। आप सबके दिमाग में भी आ रहा होगा डॉक्टर के साथ इन्फ्लुएंसिंग, मैं भी ऐसे सोच रही हूँ कि डॉक्टरी के साथ इन्फ्लुएंसिंग करना और इंस्टाग्राम पे इतने सारे फॉलोअर्स लेके आना, इतने सारे ब्रांड्स की ब्रांडिंग करना। डॉक्टर होके ये क्यों चुना? क्या इन्फ्लुएंसिंग इतना ज़्यादा मज़ेदार है, इतना फेम है, इतना पैसा है? इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे पॉडकास्ट विद शालू में डॉक्टर मधुरिमा से। डॉक्टर मधुरिमा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो। मैंने जैसे कि आपकी इंट्रोडक्शन ही ऐसे दी है कि आप एक डॉक्टर हो, डॉक्टर के साथ साथ इन्फ्लुएंसर भी हो, बहुत सारे ब्रांड्स की ब्रांडिंग भी करते हो, है ना? वो मैं भी कंफ्यूज हूँ, मेरी ऑडियंस भी। डॉक्टर होके और इन्फ्लुएंसिंग, ये कैसे? पहली बार तो मैं बंगाली पर्सन हूँ। बंगालीज आर वेरी कल्चरल एंड क्रिएटिव। क्रिएटिविटी उनके अंदर होते हैं। मतलब बचपन से हमें एक चीज़ नहीं कि पढ़ाई ही नहीं करना है, उसके साथ डांस, क्रिकेट, आप गाना बजाना सब कुछ में इन्वॉल्व होते हैं। तो इसी के कारण जैसे मैं पढ़ाई के साथ साथ अपना डांसिंग करियर भी चलाती थी, एक्टिंग क्लासेस लेती थी, तो उससे मेरा इंटरेस्ट जागने लगा इन सब चीज़ों के ऊपर। मुझे भी नहीं पता था कि मैं इन्फ्लुएंसर बनूंगी, और इन्फ्लुएंसर होता क्या है, क्रिएटर होता क्या है, मुझे भी बिल्कुल भी नहीं पता था। जब मैंने इंस्टाग्राम स्टार्ट किया, मतलब आज से 2018 की बात है, जस्ट रैंडम फोटोज डालती थी मैं। मुझे नहीं पता था कि मैं फेमस हो जाऊंगी। तब मैं क्लिनिक चलाती थी, अपना पेशेंट देखती थी, और जब फ्री टाइम मिलता था अपना फोटो खींचती थी फोटोग्राफर से, और एज अ मॉडलिंग फोटोज, और मैं डालती थी, जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता था करना, मुझे मजा आता था करने में। और वो ही करते करते एक ना एक दिन वो 1-2 फोटोज बहुत ज्यादा वायरल हो गए। कौन सी फोटो थी वो? ऐसी वो मतलब साड़ी में ही थी मेरे। साड़ी से रिलेटेड मेरे बंगाली पूरा ट्रेडिशनल लुक था, और वो बहुत ज्यादा वायरल हो गया। और उसके बाद से मेरे फॉलोअर्स बढ़ने लग गए। फॉलोअर्स बढ़ते बढ़ते उस टाइम पे कोविड आ गया। कोविड में लोग ज्यादा एप्स यूज करने लग गए क्योंकि घर के बाहर जा नहीं पा रहे थे, तो इसमें फॉलोअर्स रेंज और भी ज्यादा इंक्रीज हो गया। जैसे ही कोविड गया, ब्रांड से डील आना स्टार्ट हो गया। ब्रांड्स मुझको अप्रोच करने लग गए।
मतलब अब नेक्स्ट बात आती है कि अब तो आप बहुत सारे ब्रांड्स की ब्रांडिंग कर रहे हो, है ना। पहले तो मैं जानना चाहती हूँ कि ब्रांडिंग मिलती कैसे है। ब्रांडिंग मिलना पहले तो जब स्टार्ट किया था ना, तब खुद अप्रोच करती थी, खुद ब्रांड्स को हम डीएम करते थे कि मेरा फॉलोअर्स इतना है, मैं एक लाइफस्टाइल ब्लॉगर हूँ, मेरे को ऐसे काम में इंटरेस्ट है, मैं आपका प्रमोशन करना चाहती हूँ। तो ब्रांड्स तब देखते थे, पूरा टैली करते थे हमारा प्रोफाइल और सिलेक्ट करते थे उसके बेसिस पे। बट अब क्या हो गया है, अब सारे ब्रांड्स के पास और एजेंसीज के पास ना हमारे ऑलरेडी इंफॉर्मेशन चले गए हैं, क्योंकि 2-3 साल से काम कर रही हूँ, तो अब ब्रांड्स खुद अप्रोच करते हैं। ओह वाह, जब ब्रांड्स आपको अप्रोच करते हैं, है ना, क्या रहती है वो डील, कितना को पैसा कमा लेते हो इसमें आप? देखो, बड़े ब्रांड्स है जो पेमेंट बहुत अच्छा करते हैं, और कुछ ब्रांड है जो बार्टर डील फॉलो करते हैं, जिसमें आप मान के चलो 10,000 का मुझे मेकअप का सामान दे दिया, वो पेमेंट नहीं कर रहे, वो बोल रहे एक रील मुझे चाहिए, लेकिन 10,000 का मेरे कोई भी मेकअप प्रोडक्ट्स आप मेरे वेबसाइट से चूज कर लो, हम आपके घर पे सेंड कर देंगे। तो ऐसे बार्टर डील्स भी होते हैं, और कोई ब्रांड्स है जो चाहते हैं कि हम पेमेंट आपको देंगे प्रॉपर, लेकिन हमें एक वॉइस ओवर रील चाहिए, मल्टीपल स्टोरीज चाहिए। तो डील्स अकॉर्डिंग टू ब्रांड बनते रहते हैं। ओह वाओ, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, है ना, कोलैबोरेशन का। हर इंस्टाग्राम पे हर व्यक्ति जानना चाहता है, हर लड़की जानना चाहती है कि कैसे कोलैबोरेशंस होती हैं। सबसे बड़ी बात, एक कोलैबोरेशन का कम से कम कितना पैसा मिलता है? देखो, ये तो पूरा ही प्रोफाइल के ऊपर है, आप कैसे अपना कंटेंट बना रहे हो, आप कितना डेडिकेशन के साथ बना रहे हो, वो पहले ब्रांड चेक करते हैं, फिर अपना डील रखते हैं। वो पूछते भी है कि आप कितना अमाउंट चार्ज करोगे। जैसे कि मैंने बोल दिया कि मैं 20,000 से 30,000 चार्ज करूंगी, फिर वो थोड़ा नेगोशिएट करते हैं कि इससे थोड़ा कम में कर लो, इससे थोड़ा कम में। अगर मेरा बनता है, मुझे लगता है कि मैं उस ब्रांड को करके सेटिस्फाइड हूँ उतने पैसों में, तो उसके अकॉर्डिंग हम ब्रांडिंग डील सेट करते हैं। ओह वाह। दूसरी बात, अब एक चीज़ और आती है, जब ब्रांडिंग डील आपकी सेट होगी, समटाइम्स ऐसा भी होता है, मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखा है कि उन्होंने शूट भी कर लिया, उन्होंने रील भी डाल दी, पर पेमेंट नहीं आई। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? बहुत बार हुआ है, बहुत बार, सो मेनी टाइम्स। दिस इज नॉट अ जोक। मतलब हम काम करते हैं, लेकिन पैसा 90 डेज बाद आ रहे। अभी क्या रहे, मतलब 90 डेज बाद जो ब्रांड, जो एजेंसी हमें कॉल करते थे, कॉल कर करके, मैसेज कर करके कि रील डाल दो, टाइम पे बना दो, अभी अप्रूवल कर लो, वही ब्रांड फोन उठाना बंद कर देते हैं 90 डेज बाद या 45 डेज बाद। और पैसा 45 डेज बाद ही मिलता है क्या? हाँ, ऐसा भी होता है। कुछ कुछ ब्रांड है, जैसे अब तो काफी मतलब एक्सपीरियंस हो गया है, तो उस हिसाब से मैं अपना डील सेट करती हूँ कि मुझे प्रीवियसली कुछ पैसा आप पेमेंट करो, और उसके बाद आफ्टर रील पोस्ट डन, उसके बाद मुझे पूरा पेमेंट चाहिए 2 दिन या 3 दिन के अंदर। अब अभी मैं सेट करती हूँ ऐसा, लेकिन कुछ ब्रांड्स हैं जो मानते नहीं है ऐसा। वो बोलते हैं कि नहीं, हमारा रूल्स ही है 45 to 90 डेज के बाद ही, जब तक आपके प्रोफाइल में रहेंगे हमारा कंटेंट, हम देखेंगे, उसके बाद ही हम आपको पेमेंट करेंगे। जब कंटेंट की बात आती है ना, तो कभी कभी उस पे पैसा आपका भी खर्च होता होगा, है ना? बिल्कुल खर्चा होता है। कभी नहीं भी खर्च होता होगा, पर समटाइम्स खर्च भी होता होगा काफी अच्छा खासा। हाँ। उसके ऊपर आपको कैमरामैन भी चाहिए, हाँ। लाइट्स भी चाहिए, और सबसे बड़ी बात, कई बार मार्केट में भी जाके शूट करना पड़ता है। वो कैसा रहता है? वो बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि एक रील को शूट करना मतलब एक इंसान के बात ही नहीं है। यहाँ पे कम से कम ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए। मतलब आपके कैमरा कोई पकड़ेगा, ठीक है, एडिटिंग कोई करेगा, ठीक है, उस चीज को अप्रूव भी ब्रांड करने से 5 बार देखेंगे। अप्रूव करने से पहले बोलेंगे कि इसको ठीक करो, वॉइस ओवर में कुछ गड़बड़ है, उसमें टेक्स्ट जो लिखा है वो चेंज करो। तो ये सब बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, काफी लंबा प्रोसेस। तो आपने डॉक्टरी मतलब करते करते, क्योंकि डॉक्टर तो आप हो ही, है ना, डॉक्टर के साथ साथ इन्फ्लुएंसर बनने का सपना कैसे देखा? इन्फ्लुएंसर बनने का मुझे सपना नहीं था एक्चुअल में। मुझे मतलब
कुछ आर्ट और फैशन रिलेटेड ग्लैमर लाइफ में, ग्लैमर वर्ल्ड में कुछ करना था। इसलिए मैं इंस्टाग्राम को चूज किया था, जबकि मैं फेसबुक में उतना ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ। मैंने इंस्टाग्राम को इसलिए चूज किया था क्योंकि इंस्टाग्राम आज से कुछ टाइम पहले बहुत क्लासी और लग्जरी हुआ करता था, वहां पे काफी अच्छे कंटेंट्स आते थे, तो उस हिसाब से मैंने डालना स्टार्ट किया था। बट एट द टाइम इसके साथ साथ जब फेमस होने लग गई और ब्रांड्स का डील्स आने लग गया, वीडियो शूट करने लग गए, तो उसमें अलग इंटरेस्ट आने लग गया, अलग मजा ही आने लग गया। शायद मैं भी कभी कभी कंटेंट बना लेती हूँ, मैं भी कोलैबोरेशंस कर लेती हूँ, बहुत मज़ा आता है। जो वो स्टोरी होती है, जो आपके साथ होता है सेम ही होता है मेरे साथ भी। समटाइम्स होता है कि हमने बहुत अच्छे से अपनी मेहनत की, वीडियो बनाई, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। समटाइम्स उनको लगता है कि ये हमारा कंटेंट नहीं था, हम, जबकि उन्होंने ही बताया था वो ऐसा कंटेंट है ना। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, जब आप कंटेंट, क्या स्टोरी के अलग चार्जेस करते हो और रील बनाने के अलग चार्जेस होते हैं? बिल्कुल, मैं अपना पहले ही मेंशन कर देती हूँ कि मैं स्टोरी का अलग लूंगी इतना चार्जेस, एंड मैं अपने रील का इतना लूंगी। एंड उसके साथ साथ मैं अपना, अगर स्टोर विजिट हो, कहीं पे जाके बनाना हो, तो मैं उसके लिए अलग से ट्रैवल एक्सपेंस भी लेती हूँ। ओह दैट्स ग्रेट, मतलब बहुत अच्छा कर रहे हो आप, है ना? टच वुड, टच वुड। अब मैं और आपसे कंटेंट के बारे में जानकारी चाहूँगी। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत प्यारा कंटेंट बना रहे हैं, है ना, इंस्टाग्राम पे, पर कुछ लड़कियां, कुछ लोग ऐसा कंटेंट बना रहे हैं जो कि सोसाइटी और समाज को बिल्कुल स्वीकार नहीं है, जो इसको हम गंदा कंटेंट बोलते हैं, है ना, जिसको वल्गर कंटेंट बोलते हैं, है ना। आपको क्या लगता है कि गंदा या वल्गर कंटेंट बनाना गलत है? देखो, देखने वाले तो देख रहे हैं ना, उनके उल्टा ज्यादा फॉलोअर्स है, उनका ज्यादा व्यूज है, उनका ज्यादा फॉलोअर्स है। हाँ। देखने वाले तो देख ही रहे हैं ना। मुझे नहीं पता उनको ब्रांड्स डील मिल रहा है या वो किस हिसाब से अपना काम करना चाह रहे हैं, बट मुझे इतना पता है कि वो भी फेमस होने के लिए कर रहे हैं, मतलब लोगों के नजर में आने के लिए कर रहे हैं। तो अभी यूथ, जो आज के जनरेशन है ना, उनमें अभी ऐसा हो गया है कि चट जल्दी मुझे फेम पाना है, हाँ, तुरंत फेम पाना है, और इस तुरंत फेम के लिए कोई कुछ भी कर रहा है, ठीक है। ये उनका पैशन नहीं है, पैशन नहीं है, उनको व्यूज चाहिए, रीच चाहिए, वो उसके लिए कर रहे हैं। अब उसको मैं, किसी को मैं गलत, नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं बोलूंगी इसमें, क्योंकि देखने वाले देख रहे हैं, उनका व्यूज बढ़ा रहे हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। इस बात के ऊपर मैं भी कुछ बोलना चाहूँगी अब आपके साथ। जैसे कि हम दोनों ही कंटेंट क्रिएटर हैं, चाहे एज ए पॉडकास्टर हूँ मैं, चाहे आप ब्रांडिंग करते हो, है ना, तो हम दोनों ही कंटेंट बना रहे हैं, है ना। बट जो वल्गर कंटेंट बना रहे हैं, है ना, वो बहुत जल्दी फेमस हो जाते हैं, पर फिर उनको ही ब्लेम किया जाता है कि वल्गर कंटेंट बना रहे हैं। मैं समटाइम्स सोचती भी हूँ कि इतने व्यूज क्यों इनको, इतने फॉलोअर्स क्यों, चाहे वो आप फेक आईडीज बना के उनकी आईडी में घुस गए हो, पर फेक, उस पर आप एक्चुअल आईडी से नहीं उनको फॉलो कर रहे, अपनी फेक आईडी से कर रहे हो। व्यूज हैं, खूब सारे कमेंट्स हैं, पर कोई अच्छा कंटेंट बना रहा है तो उसके ऊपर व्यूज आने में आते ही नहीं है, और टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हम ऐप यूज कर रहे हैं इंस्टाग्राम, उसका फीचर सी एल्गोरिदम ही अभी कह रहा है कि पहले के जो 3 सेकंड है, वो ऐसा ही कुछ अट्रैक्टिव चीज डालो कि लोग आपका वो रील देखने के लिए रुक जाए, स्क्रॉल ना करके हटा दे। तो वही चीज जनरेशन के अंदर आ चुका है कि मुझे ऐसा कुछ अलग करना है जिसके जरिए मैं लोगों को अट्रैक्ट कर लूं। अब वो तो हमारे ऊपर है ना पूरा, कि हम देखें या ना देखें। अब जैसे मैं स्क्रॉल कर दूंगी, आप स्क्रॉल कर दोगे, लेकिन कुछ लोगों को शायद वो ही पसंद आ रहा है, वो ही जाके देख रहे। तो इसलिए हम तो सोसाइटी को चेंज नहीं कर सकते, वो हर इंसान को चेंज करना होगा अपने अंदर से। ये बात बिल्कुल सही है। मुझे लगता है वही लोग दोष देते हैं जो ये कंटेंट देखते हैं, हाँ, और क्योंकि वही लोग जाके उनके कमेंट सेक्शन में जाके गंदे गंदे चीजें लिखेंगे। हाँ। तुम देख ही क्यों रहे हो भाई? हाँ, अब बात आती है, अब बहुत बड़ी बात है मैम, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि आपको कभी ट्रोलिंग मिली है क्या? बिल्कुल मिला है, मुझे भी ट्रोल मिलता है। मुझे कुछ डायलॉग सुनाओगे? डायलॉग मतलब ऐसा कुछ
प्रोमिनेंट याद नहीं है, बट ऐसे कमेंट सेक्शन में तो बहुत ज़्यादा आते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा फिगर को लेकर या कुछ भी लेकर। आई जस्ट इग्नोर इट, मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। मैं इस पे एक बात करना चाहती हूँ, हमेशा करती हूँ और आज भी करूँगी, ट्रॉलिंग को लेके, है ना। जो लोग ट्रॉल करते हैं, मैंने एक बार किसी एक्टर्स का ऐसे पॉडकास्ट देखा था, मुझे बहुत अच्छी बात लगी थी। उनको बहुत ट्रॉल किया जा रहा था, तो उनसे पूछा किसी ने कि आपको इतना ट्रॉलिंग मिलती है पर आप कोई भी रिएक्शन नहीं देते हो। वो कहती मैं किस पे रिएक्शन दूँ। हाँ. वो मेंटली सिक लोग हैं जो मेरे को ट्रॉल कर रहे हैं, वो इतने वेले हैं कि मेरे को ट्रॉलिंग दे रहे हैं, और जब वो मेरे सामने आ जाएंगे, वो मेरे साथ ही पिक्चर खिंचवाने के लिए बिल्कुल एक्साइटेड हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। वही लोग हैं ये जो जैसे वो कह रही थी कि मैं बॉम्बे में हूँ, चंडीगढ़ में बैठा कोई व्यक्ति मेरे को ट्रॉल कर रहा है, जो मेरे उससे इतना ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है कि वो कर नहीं सकता, इसलिए वो ट्रॉल कर रहा है। वेरी राइट। हाँ, कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती हैं। अब बात आती है, जब आप कंटेंट की बात आती है, कई बार हमें सड़क पे नाचना भी पड़ता है ना। कई बार होता है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल जाता है जिसको दिखाने के लिए आपको धूप में भी निकलना पड़ता है, बारिश को भी देखना पड़ता है, सड़क पे भी जाना पड़ता है, इवन बहुत सारी भीड़ में भी काम करना पड़ता है। वो कैसा रहता है एज अ कंटेंट क्रिएटर? बहुत ज़्यादा टफ जॉब है। मतलब कंटेंट क्रिएशन आज के ज़माने में लोग सोचते हैं कि जस्ट एक वीडियो बनाया और पोस्ट कर दिया, लेकिन उसके पीछे पूरा दिन लग जाता है। आपको परफेक्ट लोकेशन ढूंढना है, परफेक्ट जगह ढूंढना है, लोगों के सामने जाके बिना कतराए आपको उस चीज़ को प्रोवाइड करना है, उस चीज़ को कैप्चर करना है और उस चीज़ को बनाना है, और एट द एंड उस चीज़ को अप्रूव होने में भी टाइम लग रहा है। तो इट्स वेरी टफ। नहीं, वो बात बिल्कुल जेन्युइन है। वो बात तो मैं भी मानती हूँ कि जब हम कोई भी चीज़ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, उसके पीछे कितनी एफर्ट्स, कितनी मेहनत है, वो कोई नहीं जानता, है ना। लोग जजमेंटल बहुत जल्दी। हाँ, क्योंकि ना लोग मतलब क्या है, जब वो खुद करेंगे इस चीज़ को तभी समझेंगे, क्योंकि वो खुद नहीं कर रहे तो उस चीज़ को रिलेट नहीं कर पा रहे। उनको लग रहा है हम तो बस मूवी जैसा देख रहे हैं एक चीज़, ये तो बहुत ईजी है। पर जब तक आप उस लाइन में नहीं उतरोगे तब नहीं पता चलेगा। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी के साथ डील की, जो डील में सामान आया वो बहुत बेकार था, बहुत घटिया क्वालिटी का था, कुछ ऐसा होता है कई बार? देखो, होता तो है ही। सारे ब्रांड्स तो जेन्युइन नहीं होंगे ना, हर ब्रांड्स तो एकदम प्रॉपर ऑर्गेनिक नहीं मिलेगा। कुछ ब्रांड्स होते ही है जिनका मतलब हेयर कलर ही समझ लो, या कुछ खाने का प्रोडक्ट्स ही है जिसमें मज़ा ही नहीं है। ठीक है, मज़ा ही नहीं है, बट मैंने एक डील साइन कर रखा है, मतलब ईमेल में मैंने जाके कंफर्मेशन किया है, तो मुझे तो प्रमोट करना ही है। लेकिन मैं अपने फॉलोअर्स को बता देती हूँ कि मैं ये प्रमोट कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ, मतलब ये बोल नहीं रही हूँ कि इसको 100% शुद्ध है, इसको यूज करो ही करो। मैं इस चीज को मतलब मार्केट में आ रखा है, मैं मार्केट से आपके सामने ला रही हूँ कि ये ब्रांड आज अवेलेबल है हमारे सामने। बहुत अच्छी बात बोली आपने। मैंने एक क्रिएटर का पहले भी पॉडकास्ट किया था, उसमें भी यही बात आई थी। वो फूड क्रिएटर था, ठीक है, तो फूड ब्लॉगर होने के कारण वो अलग अलग जगह पे जाता था। ये हमें भी पता होता है समटाइम्स फूड बिल्कुल अच्छा नहीं होता या फिर कोई क्रीम बिल्कुल अच्छी नहीं होती, पर फिर भी हमें दिखाना पड़ता है। ऐसी कोई डील छोड़ी भी आपने कि जिस डील में आपको लगा कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको वो हर्ट होंगे अगर मैं ये डील लूँगी, क्योंकि ये डील बेकार है, उनके लिए बिल्कुल बेकार है? पहले तो मैं जब अपना डील मतलब जब ऐड के लिए मेरे को ईमेल्स आते या व्हाट्सएप में मैसेज आते, पहले ही मैं जाके उनका इंस्टाग्राम एंड वेबसाइट चेक करती हूँ। अगर मुझे वो प्रोडक्ट्स अच्छा लगे और मुझे लगे कि ये मतलब काफ़ी मेरे लिए भी इस्तेमाल वाली चीज़ है, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स मेरे घर में आ रहे हैं मैं भी यूज़ कर रही हूँ, मेरे मदर इन लॉ, मेरे खुद की मम्मी भी यूज़ कर रही है, सारे फैमिली यूज़ कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसा मतलब कुछ ऐसा ही प्रोडक्ट आ जाए जो इस्तेमाल ही ना कर पाए और वो लोगों के सामने भी ना ला पाऊँ, और या तो फिर कोई इंसान यूज़ कर लिया और उसके साथ कुछ गलत हुआ और आके हमें ब्लेम करे। तो ये पहले ही मैं डील सेट करने से पहले देख ही लेती हूँ। बहुत अच्छी बात। जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे आपको है ना ब्रांडिंग के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, क्या कभी कभी लगता है कि घर भर गया प्रोडक्ट से? बिल्कुल, और ये मेरे मैनिफेस्टेशन में
से वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैनिफेस्टेशन है, क्योंकि मैं एक दिन ऐसे गाड़ी में जाते जाते मेरे हस्बैंड को बता रही थी कि मैं चाहती हूँ कि मेरा कबर्ड ना मेकअप से भर जाए, मतलब मेकअप प्रोडक्ट से भर जाए। मैं चाहती हूँ कि मेरे को कभी दुकान में जाना ही ना पड़े, मतलब कभी शॉप में जाना ही ना पड़े। और सेम चीज मैं चाहती हूँ कि मेरा कबर्ड कपड़ों से भर जाए, मतलब मैं चाहती हूँ कि एक से एक ट्रेंडिंग ड्रेसेस हो, मुझे खरीदना ही ना पड़े। तो ये तो मैंने मैनिफेस्ट किया था, मतलब सोचा ही था, और सेम चीज आज है मेरे पास। मतलब टच वुड बोलना नहीं चाहिए कि इतना, मतलब एक काजल को ही समझ ले या लिपस्टिक को ही समझ ले, इतने ब्रांड्स के काजल है, इतने ब्रांड्स के लिपस्टिक है मेरे पास कि मैं मतलब सोचती हूँ कि आज कौन सा लगा के जाऊँ। बहुत अच्छी बात। क्या फिर अपने फ्रेंड्स को, या फिर अपनी सिस्टर्स को, या फिर अपने इन-लॉज को गिफ्ट देते हो? बिल्कुल, क्योंकि उनका फोन आता है तो यही बोलता है कि इस बार अगर ससुराल आओगे तो लिपस्टिक लेकर आना, साथ में ये मेकअप प्रोडक्ट जरूर लाना। एज आपने क्रिएटर की जॉब है ना शुरू की, हाँ, क्या आपके इन-लॉज इस चीज से हैप्पी हैं? मेरे इन-लॉज और मेरे जो खुद के फैमिली है, मम्मी पापा, बोथ फैमिलीज आर सो सपोर्टिव कि आई कैन टेल यू, मतलब उसके बिना तो मेरा ग्रोथ होता ही नहीं। मतलब ये जो आज इस पोजीशन में हूँ, ओनली बिकॉज ऑफ माई फैमिली एंड माई हस्बैंड, ओनली एंड ओनली, क्योंकि उनका सपोर्ट के बिना इट्स नॉट पॉसिबल। मतलब बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि आपको बहुत सपोर्टिंग मिलती है कि जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। बिल्कुल। और जब हम क्रिएटर्स कहीं जाते हैं है ना, तो कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ी थोड़ी पहचान मिलने लगी है। हाँ. तो जो पहचान मिलती है, साथ में फैमिली होती है, तो कैसा फील होता है? ओ, आई कैन टेल यू, मतलब इतना अमेजिंग लगता है ना। कहीं पे नॉर्मल खाने भी जाते हैं ना डिनर पे, तो आके जब वेटर बोलते हैं कि मैम आपको ना उस जगह पे हमने सर्व किया था और ऐसा ऐसे हुआ था, एक फोटो खिंचाओगे, मतलब सबके सामने इट्स फील अमेजिंग। मतलब मुझे बहुत बहुत ज्यादा, मतलब एक सेलिब्रिटी जैसा फील होता है। आप हो ही सेलिब्रिटी में। थैंक यू। अब बात करते हैं थोड़ी सी भगवान के नाम की, है ना? ठीक है। आप और मैं दोनों एक ही भगवान के भगत हैं, जाने कि हनुमान जी के, है ना? हाँ जी, हाँ जी। आप हनुमान चालीसा रोज करते हो? हाँ जी। है ना? कैसा, क्यों करते हो आप रोज हनुमान चालीसा? पहले तो मुझे ही जानना है। पहले तो शादी से पहले ऐसा नहीं था, शादी से पहले भी मैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि पर्टिकुलरली बैठ के मुझे पूजा करना है। मतलब मैं हर साल वैष्णो देवी जाती थी, ठीक है, ऐसे चीजें मानती थी, दुर्गा पूजा होता था हमारे वहां तो अटेंड करती थी। बट हनुमान जी पे आई मैं शादी के बाद, मेरे हस्बैंड के थ्रू। मेरे हस्बैंड पहले से ही मंगलवार का व्रत रखते थे, सैटरडे का भी व्रत रखते थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम ऐसे एक बार करके देखो ना, करके देखो, जस्ट पूजा स्टार्ट करो, उनका पाठ करो, हनुमान चालीसा रोज पढ़ो, आप देखो एक बार क्या मिलता है आपको, क्या मतलब सफलता क्या होती है, आप एक बार फील करके देखो। उस टाइम से मैंने स्टार्ट किया, मतलब जस्ट ऐसे ही मैंने अपना मन लगाया, स्टार्ट किया, और आज वो डेली रूटीन और डेली एक मतलब मेडिटेशन की तरह हो गया है मेरे लिए। मेरा भी इस साल का यही था, रेजोल्यूशन यही था कि मुझे हनुमान चालीसा और बजरंग बाण पाठ को अपने मन में बिल्कुल मतलब श्वास के साथ साथ लेना है। हाँ। पर जो उसमें मज़ा है, जो मुझे लगता है हनुमान आपको पावर देता है। मैं आजकल किसी और की बात करती नहीं हूँ। हाँ। अब हस्बैंड के साथ भी होती हूँ ना, तो पहले होता था इधर की बात कर ली, उसने ये किया, उसने वो किया। अब बात करती हूँ हनुमान जी की, कि आज मुझे ऐसा फील हुआ जब मैं पाठ कर रही थी, जब मुझे फील हुआ तो इमीडिएटली ये वाला कॉल आ गया, इमीडिएटली मुझे ये वाला ब्लॉगर मिल गया, इमीडिएटली ये वाला काम हो गया। मतलब मुझे खुद ही नहीं पता चल रहा कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको, मैं जब कभी भी सफ़र करती हूँ तो पूरा सफ़र, चाहे वो 1 घंटे का, 2 घंटे का, 2.5 घंटे का, मैं पूरा सफ़र बजरंग बाण का पाठ करती जाती हूँ। रील भी बनाती हूँ सफ़र में, पर रील बनाने के लिए मैं सिर्फ 10 मिनट देती हूँ। पहले मैं सारा सफ़र रील बनाती रहती थी, पर अब मैं बजरंग बाण का जब से पाठ करना शुरू किया ना, जो पावर, जो पीस, जो आनंद जीवन में आने लगा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा आनंद भी होता है। मैं कभी हनुमान जी को मानती ही नहीं थी, पर मजा मेरे साथ भी वही है, मजा आ रहा है। हाँ, क्योंकि उसमें ही लिखा है कि जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साकी गौरी सा। मतलब आप रोज पढ़ोगे तो आप
आपका सफलता मतलब कंफर्म है। हाँ। वो मतलब गौरी सा मतलब गौरी जी की पति मतलब शिव जी का साक्षात साक्षी है, मतलब उनका उन्होंने मान के रखा है ये कि आप रोज पाठ करोगे तो आपको मतलब सक्सेस तो मिलेगा ही। तो वो तो सब सुखों की पूंजी है, वो तो सब कुछ करने वाले। हाँ। एक कंटेंट क्रिएटर है ना। हाँ। हमें लोग सोचते हैं कि मॉडर्न है बस यही है, exactly. पर हमारी स्पिरिचुअल लाइफ कोई नहीं जानता। ये बात ना जैसे जैसे पॉडकास्ट आगे बढ़ रहा है मुझे वो चीज़ का एहसास हो रहा है कि हम उल्टा ज़्यादा भगवान के साथ जुड़ रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा कुछ महसूस होता है? बिल्कुल, मेरे एज के साथ साथ मैंने रिलेट किया कि मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रही हूँ बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लग गए मेरे साथ साथ, क्योंकि वो जो पाठ करने से जो स्ट्रेंथ मिल रहा है एक, और एक जो मतलब लग रहा है कि भगवान जी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हाँ, वो चीज़ मुझे भी फील होती है। वही चीज़ मेरे को आगे बढ़ने में हेल्प कर रहा है, क्योंकि ये साल भी मंगल का ही साल है 2025। मैं जैसे हनुमान जी को मानती हूँ, शनिदेव को भी बहुत ज़्यादा मानती हूँ पहले से ही। तो मैं पहले से मेरा एक चीज़ था ही कि अगर कर्म अच्छा करूँगी, चाहे मैं मेरे लिए वो सही है, दूसरों के लिए सही नहीं हो सकता है, लेकिन मैं अच्छा कर्म करूंगी तो मेरे को कर्मदाता अच्छा फल देंगे ही देंगे, आज नहीं तो 10 साल बाद देंगे ही देंगे, और वो देते ही है शनिदेव जी। हाँ, वो बात बिल्कुल जेन्युइन है। मैं भी इन चीज़ों पे, इन विचारों पे आती हूँ क्योंकि मुझे लगा कि एज अ कंटेंट क्रिएटर है ना, लोगों को लगता है कि मॉडर्न बस हाई फाई लाइफ जी रहे हैं, उनको हमारी स्पिरिचुअल जर्नी का पता ही नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ जैसे पॉडकास्ट के थ्रू, धीरे धीरे पता चलना शुरू हुआ। मैंने इवन बच्चों का भी पॉडकास्ट किया, उनके साथ भी भगवान की बातें की, तो पता चला कि हर इंसान किसी ना किसी रूप को, उस भगवान के किसी ना किसी रूप को जरूर मानता है। हाँ। बहुत कम लोग हैं जो भगवान के को नहीं मानते, बहुत कम लोग हैं। हाँ। मैक्सिमम लोग भगवान के किसी ना किसी रूप को किसी ना किसी ढंग से मानते हैं। अब तो कुछ ज्यादा ही मानते हैं लोग, क्योंकि अब लोग पहले जैसा होने लग गए। हाँ। मतलब बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था, बट अब लोग स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा घुस रहे हैं, ज्यादा मजा ले रहे हैं इस चीज का। पर मजा भी लाइफ का उसी में है ना। हाँ। चाहे जो मर्जी आप काम करो। बिल्कुल। अब बात करते हैं कलकत्ता की। हाँ, है ना। बिल्कुल। मैं जरूर जानना चाहूंगी क्योंकि सबसे बड़ी बात तो आज आप कलकत्ता से हो और मेरे सेट पे हो। हाँ। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। मुझे जानना है कलकत्ता के बारे में। सबसे बड़ी बात, कलकत्ता में क्या फिश कारण है आपकी इतनी सुंदर स्किन और इतने सुंदर बालों का? बिल्कुल फिश कारण है, क्योंकि फिश में होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ठीक है, जो हमारे स्किन के लिए और हेयर के लिए सबसे मेन चीज है। फिश के अंदर विटामिन डी मिल जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, जो जो न्यूट्रिएंट्स हमारे हेयर फॉलिकल्स को चाहिए होता है वो फिश में, फैटी फिश में बहुत ज्यादा होते हैं। और कोलकाता कहाँ पे है? बे ऑफ बंगाल के पास। तो नॉर्थ साइड में इट्स नॉट पॉसिबल यहाँ पे फिश मिले, बट वहाँ का वो खाना ही वो है, क्योंकि वो समुंदर किनारे है, वो पूरा ही वेस्ट बंगाल, तो वहाँ पे नेचुरल चीज है फिश रोज खाना। मैं अब जानना चाहूंगी, जब कलकत्ता की बात आती है 2-4 चीजें बड़ी फेमस है, जैसे कि फिश हुई, लॉन्ग हेयर, सुंदर स्किन और काला जादू। हाँ। और ना क्या वाकई कलकत्ता में काला जादू होता है? काला जादू एक चीज है ना, लोगों की बिलीव है। एक चीज है ना लोगों की बिलीव, मतलब मैं जैसे कुछ चीज में बिलीव करती हूँ पॉजिटिव चीज में, तो नेगेटिव चीज को मैं बिलीव करूंगी ही नहीं। कुछ चीज होता है कि कोई लोग होते हैं कि नेगेटिव चीज ज्यादा सोचते हैं। ठीक है, अगर काला जादू इतना ही ज्यादा पॉपुलर होता तो हमारे स्कूल कॉलेज में पढ़ाते कि अंबानी कैसे बनना है, आप काला जादू करो अंबानी बन जाओ। एक्चुअली इट्स टोटली अ स्टीरियोटाइप सोच। पुराने जमाने से ऐसे सोच आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं ये भी रीजन आपको बताती हूँ। वेस्ट बंगाल में 2 सिद्धपीठ है, मेन सिद्धपीठ, वो है तारापीठ एंड कालीघाट, जहाँ पे पावरफुल पूजा होता है। ठीक है, सबसे रूटेड पूजा जो पावरफुल काली माता का पूजा होता है। अब काली माता का पूजा तो होता ही है ना थोड़ा तांत्रिक बेस्ड, मतलब वहां पे बहुत ज्यादा क्या बोलूं मैं, वाइब्रेंट पूजा होता है। तो उस चीज को रिलेट किया, क्योंकि कोलकाता पहले मतलब पहले दिल्ली से पहले हमारा कैपिटल थे, तो ब्रिटिशर्स पहले वहीं पे थे, तो वहीं से उन्होंने, उनके लिए तो कैथोलिक जीसस है, तो उनको उनके लिए ये वाइब्रेंट पूजा, इतना लाउड पूजा उनके लिए ऐसे चीज फील देते थे। तो उन्होंने एक जो रटाया वो आज भी चलता आ रहा है, और ये चीज मूवी वगैरह में
क्रिएट कर रहे हैं लोग। अब मूवीज क्यों क्रिएट करते हैं? ताकि फ्रिक्शन है वो, मतलब हमें मजा आता है उस चीज को देखकर। बट उस चीज को रियलिटी में सोचना और एक कम्युनिटी को ब्लेम करना, इट्स नॉट गुड। ये बात बिल्कुल सही है ना। ये बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी कि अगर काला जादू में कुछ ऐसा होता तो स्कूलों में काला जादू पढ़ाया जाना बिल्कुल था कि अंबानी कैसे बनना है या अडानी कैसे बनना है। हाँ, और हर इंसान तो स्कूल में फेल ही नहीं होते। स्कूल में क्या, करियर में सब IAS IPS होते काला जादू करके। इतना ही अगर पॉपुलर होता, इतना ही अगर एक किसी के पॉडकास्ट में सुना था कि अगर इतना ही काला जादू का इफेक्ट होता तो हम सबसे पहले पाकिस्तान पे जाकर काला जादू एग्जैक्टली। तो ये पूरा ही सोचना पॉजिटिव एंड नेगेटिव चीज के ऊपर है। आप जितना पॉजिटिव सोचोगे तो आपको ये सब नहीं दिखेगा। बट आप मेंटली, साइकोलॉजिकली अगर मानते हो कि अरे मेरे को तो इस कारण हुआ, मुझे ये जुकाम इसलिए लग गया क्योंकि मेरे ऊपर किसी ने कुछ किया है, तो आप वही चीज को रिलेट करते रहोगे, सोचते रहोगे। अब बात आती है दुर्गा पूजा की। जब कोलकाता की बात आती है ना, तो माता की पूजा बहुत बहुत मैटर करती है। तो वहाँ की दुर्गा पूजा बहुत फेमस है। वो कैसे होती है वो मुझे बताओ। दुर्गा पूजा हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में अलग चीज है। यहाँ पे होता है 7 दिन का पूरा फास्ट रखना, ठीक है। लेकिन कोलकाता में जो दुर्गा पूजा है वो टोटली डिफरेंट है। वो पूजा कैसे है, माता रानी कैलाश से अपने धरती पे आ रहे हैं, मायके में आ रहे हैं, खुशियां मनाने आ रहे हैं अपने बच्चों को लेकर। तो बच्चों को लेकर जब आ रहे हैं, वो ऐसे फास्ट नहीं रखेंगे, वो एंजॉय करने आ रहे हैं। हम जैसे मायके जाते हैं ना हमारे बच्चों को लेकर, या हम नानी गांव जाते थे, हम एंजॉय करते थे, खाते थे, पीते थे, डांस करते थे, जैसे नॉर्मल चीज, उस चीज को रिलेट करके हमारे वहाँ दुर्गा पूजा होता है। मतलब पूरा 7 दिन हम लोग बस एंजॉय ही एंजॉय करते हैं। 7 दिन में हम 2 बार नया कपड़े पहनते हैं, न्यू ड्रेसेस। मतलब हमारे पास कम से कम 10 से 12 न्यू ड्रेसेस खरीदते हैं, न्यू साड़ीज, न्यू सूट, सब कुछ न्यू पहनते हैं हम। लग्जरी होटल्स में जाते हैं खाना खाने, घूमने जाते हैं, वहाँ पे पंडाल्स होते हैं। वहाँ पे पंडाल्स मतलब अमेजिंग, मतलब जो देखा नहीं है उस चीज को इमेजिन नहीं कर सकते हैं। अब मैं जानना चाहती हूँ कि इन्फ्लुएंसिंग में कितना पैसा, आप महीने का कितना कमा लेते हो? मतलब आप सोच के चलो कि इतना तो कमा लेती हूँ ताकि मुझे अपने हस्बैंड से या अपने फैमिली से कुछ भी चीज मांगना ना पड़े। मैं एक इंडिपेंडेंट होके खुद अपने लाइफ को लीड करूं। इनफैक्ट मैं अपने पूरे फैमिली को पूरे हिसाब से आगे बढ़ाऊं। इतना तो कमा लेती हूँ। जब आपने बोला कि फैमिली को भी मैं सपोर्ट कर देती हूँ, है ना, तो मैं एक चीज और जानना चाहूंगी अब आपसे कि बीइंग अ वुमेन, है ना, 2 औरतें अब बात कर रही हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि औरतों को कमाना कितना जरूरी है? बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब औरतों को, मतलब हर फीमेल को हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? हम अपने पैरों में खड़े होने के लिए ही तो पढ़ाई कर रहे हैं। और पढ़ाई का टाइमिंग देखो ना, क्लास 1 से लेकर इतने ग्रेजुएशन तक हम कर रहे हैं। उसके बाद अगर हमने कुछ अपने लिए किया नहीं तो क्या ही किया। और ये तो आज के ज़माने तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के लाइफस्टाइल इतना लग्जरी हो चुका है। आपको हर दिन नया कपड़ा चाहिए, नया कुछ चाहिए, नया जगह चाहिए, नया फ्लोर चाहिए, तो कुछ ना कुछ तो आगे बढ़ना ही है। तो हम एक ही इंसान के ऊपर पूरा बर्डन नहीं डाल सकते। पूरा जैसे अपने फादर के ऊपर बर्डन लेकर हमने पढ़ाई करके आगे बढ़े, तो पूरा ही अब अपने हस्बैंड के ऊपर नहीं डाल सकते। रोज नहीं चाह सकते ना कि आप मुझे पैसा दे दो, मुझे मार्केट जाना है, ये लेना है। ये बिल्कुल बात बहुत सही बोली। मुझे भी लगता है कि लड़की हो या लड़का हो, दोनों को कमाना बहुत बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को समाज और सोसाइटी को, हर व्यक्ति को समझना। जो मना करते हैं ना, मुझे लगता है कि वो कभी इस चीज़ का मज़ा ले ही नहीं पाए। क्योंकि आप जब खुद कमाओगे और उस चीज़ से जब आप सबको खुश करोगे, अपने आप को खुश करोगे, अपने आप को पैम्पर करोगे। इनफैक्ट मैं जब अपने इन लॉज को, अपने फैमिली को, अपने मम्मी पापा को जब खुश करती हूँ, आई फील ग्रेट। मतलब उस चीज का मजा, वो जब प्राउड होते हैं ना, प्राउड फील करते हैं फैमिली, वो अलग मजा है। ये बात बिल्कुल सही बोली आपने। मुझे भी लगता है इस चीज को लेके ना, मैंने अपने घर में भी सुना है कि जब पैसा कमाते हो ना, तो पैसा की कदर भी आ जाती है। बिल्कुल, है ना, अदरवाइज आपको पैसे की कदर नहीं आ पाती है कभी भी। अब बात करते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स
आजकल हर व्यक्ति इन्फ्लुएंसर है, हर यंग जनरेशन तो बिल्कुल ही हर मतलब अगर किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा तो जी इन्फ्लुएंसिंग कर लेते हैं, तब जी ब्रांडिंग कर लेते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग इन्फ्लुएंसिंग में, ब्लॉगिंग में, ब्रांडिंग में, इन चीज़ों में जा रहे हैं। कितना सही है क्या? मेरे लिए अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूछोगे तो इन्फ्लुएंसर होना इज गुड, ठीक है, आप अपने पैशन को फॉलो करो। अगर आपका पैशन है इस चीज में तो तब तो बहुत ही अच्छा है, करो। लेकिन अब जो फ्यूचर आने वाले हैं ना, उसमें जो इन्फ्लुएंसिंग लाइन है वो बहुत दिन तक नहीं टिकने वाले हैं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि इतना ज़्यादा लेवल, इतना ज़्यादा क्रिएटर्स बढ़ रहे हैं, तो वो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और क्वालिटी कम हो रहा है, क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा है। तो मुझे लगता है आज के जो जनरेशन है, जो स्कूल कॉलेज के बच्चे जो घुस रहे हैं इसके अंदर, मतलब बार्टर में खाना खाने के लिए कहीं पे भी पहुंच जा रहे हैं, बार्टर में डील्स क्रैक करने के लिए कुछ भी फेक फॉलोअर्स लेकर करने लग जा रहे हैं। उससे पहले एक जॉब, एक पोजीशन में पहुंचना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास कोई पोजीशन है, उसके साथ साथ आप अगर इन्फ्लुएंसिंग कर रहे हो, ताकि इन फ्यूचर अगर आपका ये ऐप बंद भी हो जाए, आपके पास ऑप्शन रहेगा कि और कुछ करने का, तब आप सही लाइन पे हो। इस चीज़ के ऊपर मैं बिल्कुल मधुरिमा आपको कुछ कहना चाहूँगी, क्योंकि मधुरिमा ये तो आपने खुद ही एग्जाम्पल सेट कर दिया, डॉक्टर होते हुए इन्फ्लुएंसिंग करके। हाँ, है ना, वही। क्योंकि जब मैंने ना IAS ऑफिसर का इन पॉडकास्ट किया था, तब उन्होंने यही बोला था कि जब UPSC करनी पड़ती है, जब IAS का टेस्ट देना पड़ता है, तो प्लान B, C, D सब कुछ रखना पड़ता है। हम सिर्फ एक ही प्लान पे नहीं चल सकते। मुझे लगता है कि UPSC क्यों, जब कोई JEE क्यों, कोई भी दुनिया में कोई भी टेस्ट देने के लिए आपको प्लान A, B, C सब कुछ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। एक चीज पे चलोगे तो वो अगर खत्म हो जाएगा, तब तो आपके पास कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। और मैं नंबर 5 हूँ, मैं बहुत न्यूमरोलॉजी भी बहुत अट्रैक्ट करते हैं मुझे। मैं नंबर 5 हूँ। नंबर 5 एक ऐसा नंबर है जो बैलेंस नंबर है, वो अपने आसपास बहुत सारे बिजनेस को क्रिएट करके रखते हैं। हाँ, एग्जैक्टली, मरकरी का नंबर है, तो अगल बगल वो हर जगह पे मतलब हाथ मारना चाहते हैं। बुध या फिर मरकरी रिप्रेजेंट ही बिजनेस को करते हैं। हाँ, एग्जैक्टली, है ना। तो मेरा मून नंबर है, मेरा 2 नंबर है। ओह वाओ, और 1 नंबर है मेरा, ड्राइवर नंबर 2 है, और कनेक्टेड नंबर 1 है। इट्स very nice. Is fame. हाँ, exactly. No, number 1 is fame. Fame. Number 1 is always number 1. Fame, money. तो अब बात करते हैं कि एक इन्फ्लुएंसर को, है ना, फिटनेस कितनी जरूरी है? इन्फ्लुएंसर को फिटनेस तो 100% जरूरी है। अगर कोई इंसान अपने मोटापा को लेकर बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा है और बोल रहा है कि बॉडी शेमिंग नहीं होना चाहिए और मोटापा होकर भी हम अपने आप को प्राउड फील करते, तो मुझे लगता है एज अ इन्फ्लुएंसर आप गलत बोल रहे हो। क्योंकि आज के जनरेशन में मोटापा ही एक फर्स्ट कारण है जो सारे डायबिटीज से लेकर BP से लेकर थायराइड से लेकर हर चीज को क्रिएट कर रहे हैं। तो मोटापा, एक इन्फ्लुएंसर आप दिखा रहे हो कि आपको क्या आगे जाके लोगों को दिखाना है, मतलब क्या फैलाना है, तो आप पॉजिटिव साइड दिखाओगे। तो आपको तो बोलना ही चाहिए कि फिटनेस इज मस्ट। आप पहले खुद फिट हो, लोगों को दिखाओ कि फिटनेस कितना इंपॉर्टेंट है, लोग आपको देखकर इन्फ्लुएंस होंगे, खुद होंगे। इस चीज़ के ऊपर मैं बिल्कुल बात करना चाहूँगी। मैं भी कभी 120 kg की थी, ओके, और जब मैं मिसेस ट्राई सिटी बनी तो 50 kg की थी। नो डाउट वो मेरे कोई बीमारी थी ऐसी, हार्मोन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स थी, पर मैं उस टाइम ये जरूर जान पाई थी जीवन में कि फिटनेस या फिर आपकी हेल्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द वर्ल्ड है। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में कुछ नहीं है। बीइंग अ वुमन है, कुछ भी है। हाँ, बीइंग अ वुमन मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई थी कि खाने पे कितना कंट्रोल करना है, कैसे करना है, अपने आप को खुश कैसे रखना है, अपनी मेंटल हेल्थ पे कैसे काम करना है। इन चीज़ों के ऊपर आपको जरूर काम करना चाहिए। आपकी हैप्पीनेस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। अब आते हैं इन्फ्लुएंसर की और बातों के ऊपर। बीइंग अ इन्फ्लुएंसर में एक चीज़ जानना चाहूँगी कि आपको वही 24 आवर्स रेडी होके निकलना पड़ता है जब भी आप घर से बाहर निकलते हो, कि कोई ना कोई मेरा फॉलोअर मिल सकता है, कोई ना कोई मुझे जानने वाला मिल सकता है जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करता होगा, क्योंकि आपके ढेर सारे फॉलोअर्स हैं, ढेर सारे व्यूज़ आते हैं। तो क्या ये चीज़ माइंड में रखनी पड़ती है? ये माइंड पे रखने पड़ती है, लेकिन मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं
रेडी होना ही पसंद करती हूँ, तो ऑटोमेटिकली मैं रेडी हो जाती हूँ, अपने आप को सुंदर बना लेती हूँ। जब भी मैं सुबह उठ रही हूँ या बाहर जा रही हूँ, मैं अपने आप को रेडी होकर ही, मतलब इट्स काइंड ऑफ वही नंबर 5 सुंदरता का प्रतीक, मतलब सुंदर बन के ही निकलना मुझे अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है, उससे एक वाइब आता है मेरे अंदर। ऐसा नहीं है मेरे मन में कि मेरे को बाहर कोई लोग विदाउट लिपस्टिक देख लेगा तो क्या ही हो जाएगा, ये चीज नहीं है मेरे मन में। क्योंकि नेचुरल चीज तो नेचुरल है भाई, तुम घर पे कितने देर तक मेकअप करके रख लोगे, है ना। लेकिन खुद को पैम्पर करना, खुद को सुंदर बनाए रखना, वो हमारे ऊपर है। और वो मैं वो ही चीज करती हूँ। मुझे भी लगता है कि आप कहीं जा रहे हो बाहर, तो आपको थोड़ा सा तो तैयार होके निकलना चाहिए, क्योंकि तैयार इन द सेंस बहुत सारा मेकअप नहीं होता, नहीं, पर आप स्टाइलिंग तो होनी चाहिए कहीं ना कहीं, है ना। अब बात आती है, आपने सुना होगा हरियाणा और पंजाब में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, है ना, कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को जो बल्गर कंटेंट बना रहे थे, तो उनको बहुत सारी धमकियां मिल रही हैं, या फिर बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है। आप कुछ कहना चाहोगे इसके ऊपर? देखो, इस बारे में तो पूरा मैंने कभी स्टडी नहीं किया है, तो पूरा मुझे दोनों साइड का तो पता नहीं है। ये तो पुलिस ही इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो ही ज्यादा अच्छा बेटर जानते हैं। बट वन थिंग इज, वल्गर कंटेंट जो बना रहे हैं उनको हम स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन वो खुद को इन्फ्लुएंसर अगर बोल रहे तो गलत बोल रहे हैं। इन्फ्लुएंसर मतलब जो अच्छा चीज इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, सोसाइटी को अच्छा चीजें सिखा रहे हैं, मतलब ही प्रभावित करना मतलब सिखाना सोसाइटी को। तो आप जो सिखा रहे हो कुछ अच्छा चीज ही सिखाओ, है ना। बट उसके लिए इंसान का लाइफ ही ले लेना, ये भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। मतलब इंसान का लाइफ तो बहुत बड़ी चीज है। मतलब हम कौन होते हैं, उसके लिए तो लॉ है, आइन है, कानून है, बहुत सारे रिपोर्ट कर सकते हैं उनके लिए। एज अ इन्फ्लुएंसर यहाँ पे मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी, जो मेरे को भी लगता है, क्या इन्फ्लुएंसिंग पेज या फिर जो कंटेंट बन रहा है, कैसा भी कंटेंट बन रहा है, कैसा भी कंटेंट इंडिया में आ रहा है, क्या आपको लगता है कि इसके लिए कानून बनने चाहिए, कि ऐसा वैसा जो गलत कंटेंट है जिससे हमारी जनरेशन पे, आने वाली जनरेशन पे, या फिर किसी पे भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है, वो नहीं बनना चाहिए? मैं 100% चाहती हूँ कि इंस्टाग्राम में एक कम्युनिटी गाइडलाइंस हो कि आप ऐसा पोस्ट डाल ही नहीं सकते हो। ऐसा पोस्ट डालोगे तो आपका पोस्ट बंद ही हो जाएगा, आपका पोस्ट चलेगा ही नहीं। ऐसा कुछ गाइडलाइंस होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स है वो मतलब अब तो कतराने लग गए कि बच्चों को यूज करने देना सेफ भी है कि नहीं, क्योंकि लोग कुछ भी कर रहे फेम पाने के लिए। लाइक बच्चे देख रहे और ऊपर से छत से कूद जा रहे, मतलब ऐसे ऐसे चीजें कर रहे, मतलब गेम्स को देख रहे, गेम से सीख रहे, मतलब कुछ भी कर रहे। तो वो सब चीजें ऐप को कंट्रोल करना चाहिए। मुझे एक चीज़ और जाननी है आपसे कि एज अ क्रिएटर, है ना, कंटेंट क्रिएटर हो आप, तो व्यूज़ कितने मैटर करते हैं आपके लिए? आज के डेट पे फॉलोअर्स कुछ भी मैटर नहीं करते, ओनली व्यूज ही मैटर करते हैं। व्यूज ही इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई ब्रांड आपको काम दे रहे हैं, वो आपके फॉलोअर्स को नहीं देख रहे, क्योंकि इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम ये बोल रहे हैं, इवन इन यूट्यूब ऑल्सो, आपका व्यूज कितना ज्यादा लोगों के पास पहुंच रहे, तो वही उसके हिसाब से ही ब्रांड आपको काम देंगे ना, क्योंकि वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास उनका ब्रांड पहुंचे। जब व्यूज़ की बात आती है ना, एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं ये भी जानना चाहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं मार्केट में कि ये कर दो, ये सेटिंग कर दो, इससे व्यूज़ बढ़ जाएंगे, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे व्यूज़ बढ़ जाएंगे। क्या ऐसा सचमुच होता है? बिल्कुल होता है। अब देखो, मुझे अगर इस लाइन में बहुत ज़्यादा पैशन है, मुझे ये काम करने में मज़ा आ रहा है, तो मैं क्या करूँगी, इसको जेन्युइन तरीके से करूँगी। लेकिन बहुत लोग हैं बस पैसा कमाने के लिए कर रहा है ये एक काम, मतलब वो चाहते हैं कि मेरे पास बस पैसा आए, तो वो क्या कर रहे हैं, व्यूज को खरीद ले रहे हैं, फेक व्यूज ले रहे हैं, फेक फॉलोअर्स ले रहे हैं। तो उनको वो सस्ते में, अगर वो डील 5,000 में कर रहे हैं ब्रांड के साथ, 100 रुपए का व्यूज या लाइक्स ले रहे हैं, 100 रुपए का, 200 रुपए का, तो उसको ब्रांड को तो कोई फायदा ही नहीं हुआ उससे। तो ब्रांड, वही बात है ना कि ब्रांड क्यों नहीं समझ रहे आज के डेट पे भी, ब्रांड क्यों नहीं चेक कर रहे इनसाइड जाके। अगर इनसाइड चेक भी कर रहे तो पूरा वीडियो लो ना, डेमोग्राफिक पूरा लो ना, कौन से शहर में आपका ज्यादा रील चल रहा है, कौन से जगह पे कौन से एज ग्रुप आपके लोग देख रहे हैं, आपको मेल देख रहे हैं या फीमेल देख रहे हैं ज्यादा, उस हिसाब से ही तो हम ब्रांडिंग कर सकते हैं। ब्रांड के जो मार्केटिंग देख रहे एजेंसी, वो ये पूरा ही
उनके ही ऊपर है। अगर वो ही सही तरीके से नहीं करेंगे चीज़ों को, जब ले रहे, मैंने खुद मतलब ये मेरे साथ खुद हो चुका है। मतलब एक क्रिएटर है जो 100 के व्यूज पूरा ही फेक ले रहे, उनको काम मिला है 10,000 का, और मुझे उस जगह पे बोल रहे कि आप बार्टर में कर लो, आपका व्यूज कम है। तो अभी ना चंडीगढ़ में इतने अच्छे अच्छे क्रिएटर्स हैं जो धूप में, रेन में, बरसात में भाग भाग के इतना अमेजिंग कंटेंट बनाते हैं, बट जो फेक वाले बंदे होते हैं जो फेक व्यूज़ ले रहे हैं, बस कॉपी कर रहे हैं लोगों का, और बस अपना व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में ये कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, उनके वजह से जो रियल कंटेंट क्रिएटर है, जिनको पैशनेट है बहुत ज़्यादा, उनका पेमेंट जो ब्रांड से आते हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जा रहे हैं। बहुत सही बोला आपने, ये कहीं ना कहीं हो रहा है ना। इवन कि अगर आपकी कोई रील वायरल जा रही है तो उसमें खुद लोगों के मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, जो आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि आपको इतने व्यूज़, इतने फॉलोअर्स, इतने पैसों में मिल जाएंगे। हाँ, है ना, वो बहुत गलत लगता है, वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। वो नीचे कमेंट आ जा रहे हैं, डीएम कर दे रहे, तो लोग उसी का ही अप्लाई कर रहे हैं। जब भी कुछ अच्छा चीज़ होता है उसके साथ साथ नेगेटिव चीज़ होता ही है। अब जिनके अंदर टैलेंट नहीं है वो तो वही यूज़ करेंगे ना, जो जिनके अंदर टैलेंट है और जो हार्ड वर्क करना चाहते हैं वो तो कैसे भी मैनेज करेंगे ही करेंगे पॉजिटिव साइड में। नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अब जब व्यूज़ की बात आती है, फॉलोअर्स की बात आती है, कितने इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में व्यूज़, फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम, क्या है आपके जीवन में इसका? जब आप इस लाइन में एक बार घुस जाते हो ना, तो आपके माइंड में यही सब चलता है कि कब मेरा फॉलोअर्स बढ़ेगा, कब मेरा व्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा। मतलब एक अगर मिलियन के लिए आप तरसोगे, 1000 के 100 के व्यूज़ के लिए आप तरसोगे, लेकिन इस चीज़ को कंट्रोल करना भी हमको ही मतलब ज़रूरत है, क्योंकि हम अगर बहुत ज़्यादा सोचने लगेंगे ना, ओवरथिंकिंग एंड डिप्रेशन आना स्टार्ट होगा कि मैं अच्छा नहीं कर पा रही हूँ, मैं क्यों नहीं बढ़ा पा रही हूँ अपना व्यूज़, मैं और क्या करूँ और किस हद तक गिर जाऊँ ताकि मेरा ये व्यूज़ आए। ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि व्यूज़ की रेस इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, व्यूज़ की, फॉलोअर्स की, कि दिन रात सिर्फ व्यूज़ और फॉलोअर्स ही आपके जीवन का अंश रह गया, बाकी तो कुछ रहा ही नहीं, है ना। जब इंस्टाग्राम की बात आती है, कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं कि इंस्टाग्राम बंद हो जाए, बहुत सारे जो सोचते हैं कि समाज के लिए ये धब्बा है। आप क्या सोचते हो? नहीं, बंद तो नहीं होना चाहिए। मैंने पहले भी आपको बताया कि एक गाइडलाइंस होना चाहिए कि आपको इस कैटेगरी का कंटेंट अगर बना रहे हो तो इससे हद नहीं क्रॉस कर सकते हो आप। मतलब आपका इतना ही जोन है, आप इसके अंदर रह के बनाओ। जैसे कोई कॉमेडी वीडियो बना रहे हैं तो हम वो एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर हंसा रहे लोगों को, तो अगर हम पूरे ऐप को ही रिमूव कर दे तो वो जो एक सुकून मिल रहा था उसका वीडियो देखकर, तो उसके लिए तो गलत है ना। उसके पेट में तो हम लात ही मार रहे, उसका काम हम हटा रहे। जब आपने बात की कि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया है ना, चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे फेसबुक है, चाहे यूट्यूब है, इसके कारण बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला है, बहुत सारे लोग अमीर हो गए हैं, बहुत सारे लोगों को मतलब अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला है। क्या आप सोचते हो इस चीज़ के बारे में? बिल्कुल 100%। मतलब आज मुझे ही मैं देखती हूँ तो मेरे को इतना अच्छा, मैं भरतनाट्यम में डिप्लोमा हूँ, लेकिन एक्सपोजर नहीं था उस टाइम पे जब छोटी थी, जब मुझे मन था कि फिल्म इंडस्ट्री में जाऊं या किसी बड़े डांस कंपटीशन में जाऊं, एक्सपोजर ही नहीं था। लेकिन आज वही चीज़ आ चुका है। आप किसी भी तरीके से आपका क्रिएटर होकर आप एक क्रिएट करो, सुंदर एक पोस्ट बनाओ, आप जनता के सामने डालो, आप व्यूज़ पाओ, फेमस हो, और डांस शो वाले आपको खुद बुलाएंगे। ऐसे रियलिटी शोज तो ऐसे ही खुद बुला रहे। ये बात बिल्कुल सही है ना। कहीं ना कहीं हमारे टाइम में वो एक्सपोजर नहीं मिला हम लोगों को जो आपके बच्चों को मिल रहा है। जब हम बात करते हैं, एक चीज़ और आई है, जब से इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे रील्स आनी शुरू हुई हैं, तो रील्स में एक चीज़ और आई है कि लोगों को ब्रांड्स का बड़ा शौक हो गया, गुच्ची, प्राडा, जिससे लोगों के एक्सपेंस बढ़ चुके हैं और दिखावा बहुत बढ़ गया। आपकी क्या सोच है इसके बारे में?
दिखावा देखो, अब जिनको शो ऑफ करना पसंद है वो तो ये तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, लेकिन पर्सनली अगर आप मुझे पूछोगे तो मुझे इतना ज्यादा शो ऑफ, मतलब शो ऑफ नॉट दैट काइंड ऑफ लाइक एक मुझे 10,000 का पर्स चाहिए ही चाहिए, 50,000 का शूज चाहिए ही चाहिए, ये वाला शौक मुझे नहीं है। मैं काइंड ऑफ थोड़ा डाउन टू अर्थ पर्सन हूँ, मैं मतलब कम में भी खुश हूँ, लेकिन लग्जरी मुझे अट्रैक्ट करता है, लेकिन ये नहीं है कि ब्रांड ही चाहिए मुझे। छोटे ब्रांड भी है जो अपकमिंग, जो न्यू ब्रांड्स है जो अभी स्टार्टअप्स कर रहे हैं, हम उसको भी ट्राई कर सकते, क्या पता वो भी न्यू होकर भी अच्छा हो। बहुत अच्छी बात। अब मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी यहाँ पे कि आपकी ऐसी कौन सी रील है पूरे आपके आईडी में कि जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? देखो, जो मैं क्रिएट करती हूँ ब्रांड्स के लिए ना, वो मैं बहुत डेडिकेशन के साथ करती हूँ, तो वो हर एक रील मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने हैं। लेकिन कुछ कुछ रील है ना, आप सोचते भी नहीं हो, ऐसे ही रैंडम डाल देते हो और अचानक से मिलियन पहुंच जाता है और अचानक से वो मतलब एकदम से व्यूज कैरी कर लेता है। वो जो खुशी मिलता है ना, वो मतलब अमेजिंग, मतलब आपने सोचा भी नहीं था, ऐसे ही डाला और एकदम से फेमस हो गए, तो वो बहुत अट्रैक्ट करता है। ये बात बिल्कुल सही है ना। मेरी भी एक वीडियो है जो काफ़ी वायरल जा रही है, रोज जा रही है। हाँ। जबकि उस वीडियो में लाइट्स भी बिल्कुल ढंग से नहीं है, मेरा चेहरा भी नहीं अच्छा लग रहा, जिससे मैं बात कर रही हूँ वो भी नहीं, कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत खास है, पर फिर भी जा रही है, पता नहीं ये क्या है। तो जब क्या इंस्टाग्राम भी कुछ पैसे देता है जैसे यूट्यूब पैसे देता है? नहीं, इंस्टाग्राम कभी भी पैसा नहीं देते हैं। मतलब इंस्टाग्राम में कुछ सेटिंग्स है, जैसे आप कुछ मतलब एक्सक्लूसिव डालोगे तो आपका सब्सक्रिप्शन आएगा, ऐसे टाइप सेटिंग्स है। लेकिन परमानेंटली जो मंथली पैकेज जो यूट्यूब से आता है, एक व्यूज आपका आने पे आ जाएगा पैसा, इंस्टाग्राम में वैसा नहीं है। इंस्टाग्राम में मेन होता है ब्रांडिंग, ब्रांड डील्स ही मेन है। मतलब इंस्टाग्राम खुद कुछ नहीं देता? खुद कुछ नहीं देता है। क्या आपको लगता है कि इंस्टाग्राम को भी कुछ देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं क्रिएटर्स के कारण ही इंस्टाग्राम चल रहा है? बिल्कुल 100%, क्योंकि अब जो इंस्टाग्राम इतना एल्गोरिदम चेंज कर रहे हैं, उसमें जो ब्लू टिक है वो भी हमें खरीदना पड़ता है। पहले इंस्टाग्राम चूज करके जो मेन क्रिएटर्स होते थे, जिनका कंटेंट अमेजिंग होता था, टॉप क्रिएटर्स को मिलते थे, लेकिन अब हमें ही खरीदना पड़ रहा है, हम ही पे कर रहे हैं उस ब्लू टिक के लिए। ब्लू टिक आपके अगर 0 फॉलोअर्स भी हैं तभी आप ले सकते हो। बस आपको अवेलेबिलिटी दे देते हैं इंस्टाग्राम और आप तब खरीद सकते हो। तो मुझे लगता है कि इंस्टाग्राम को भी क्रिएटर्स के लिए थोड़ा सोचना चाहिए, उनको भी थोड़ा ऐसा कुछ मौका देना चाहिए कि आपका इतना कि 50 के व्यूज ओवर हो गया तो आपको इतना पैसा मिलेगा, इतना होना चाहिए मुझे लगता है। जब हम बात कर रहे हैं अब इंस्टाग्राम की, तो मुझे एक चीज़ और जाननी है, क्या आप यूट्यूब पे भी हो? हाँ जी, मैं YouTube में भी हूँ। तो YouTube पे आप कैसी वीडियोस बनाते हो? तो YouTube में ना मैंने बहुत बाद में शुरू किया एक्चुअली में, और YouTube में फुल फैमिली रिलेटेड मेरा लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग होता है। लाइक मैं कहीं घूमने जा रही हूँ तो पूरा वहाँ का रिसोर्ट दिखा दिया, कहाँ जा रही हूँ, फैमिली के पूरा ही डेली ब्लॉग टाइप्स डालती हूँ। उसके साथ साथ स्टाइलिंग भी डालती हूँ मैं, लाइक 10 days 10 tips फॉर स्किन केयर एंड हेयर केयर प्रोडक्ट्स। मतलब आप YouTube पे भी हो और Instagram पे भी? हाँ। तो YouTube और Instagram का आपका कंटेंट बिल्कुल अलग रहता है? बिल्कुल अलग रहता है, क्योंकि Instagram के जो जोन है और जो पब्लिक है और जो YouTube के पब्लिक है, दोनों डिफरेंट। इवन Facebook का भी जो पब्लिक है वो भी डिफरेंट होते हैं। ये तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। है ना? तो क्या आपको लगता है कि आपका सबसे फेवरेट ऐसा कौन सा ब्रांड है जिसको आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहते हो कि मैं उनके साथ काम करना चाहती हूँ? अभी रिसेंटली मैंने फेसेस कनाडा के साथ काम किया है, मेकअप प्रोडक्ट्स ब्रांड, स्किन केयर प्रोडक्ट ब्रांड। तो उनके प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छा लग रहे हैं मुझे। मैं मतलब आज फुल मेकअप उनका ही प्रोडक्ट्स यूज़ करके आई हूँ। तो आई वुड लव टू इन मतलब फ्यूचर अगर उनके साथ कुछ अच्छा सा और मौका मिले तो ज़रूर। जरूर देंगे वो इस पॉडकास्ट को अगर सुनेंगे तो जरूर डेफिनेटली आपको ये मौका मिलेगा। मुझे लगता है मिलना भी चाहिए, आप डिजर्व भी करते हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो।
तो इस चीज़ में एक चीज़ और आती है, आप इन्फ्लुएंसर हो, डॉक्टर हो, मदर हो, वाइफ हो, घर को भी देखना, ये सब चीज़ बैलेंस कैसे करते हो? इन सब चीज का बैलेंस तो मेन पॉइंट है, जो पिलर है मैं और मेरे हस्बैंड, वो ही दोनों मतलब आपस में अंडरस्टैंडिंग इतना ज़्यादा मेंटेन करते, वी आर लाइक फ्रेंड्स, मतलब हम दोनों फ्रेंड है, तो हम दोनों मैनेज करते, और साथ साथ हमारे जो नीचे के जो घर के जो ईंटें होते हैं ना, हमारे फैमिली, वो भी हमें उसी तरीके से हेल्प करते हैं। मतलब ये नहीं है कि मेरे घर में कि मैं अकेली बहू हूँ तो मैं ही पूरा फैमिली संभालूंगी। हमारे घर में हर एक पर्सन काम करते, एक दूसरे को मदद करते हैं, एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं और हेल्प करते हैं कि तुम जाओ और ग्रो करो। ये मुझे लगता है सबसे ज़रूरी है। अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव नहीं होती तो शायद कभी भी हम यहाँ तक पहुँच ही नहीं मैं पाते। निकल ही नहीं पाती। हाँ। क्योंकि मेरा तो 2 साल का बेबी है। हाँ। मैं उसको छोड़ के आई हूँ, तो किसी के भरोसे छोड़ के आई हूँ। हाँ। वो है दादा दादी, तो वो उन्होंने मेरे को आने दिया यहाँ पे कि जाओ तुम अपना जिंदगी जियो, तभी तो आप आई हूँ। मैं अक्सर कहती हूँ मेरे हस्बैंड को, वो अक्सर एक डायलॉग बोलते हैं जो आपने कहा कि जाओ अपनी जिंदगी जियो। हाँ। मुझे अक्सर एक चीज़ बोल दी जाती है, सिमरन जा अपनी जिंदगी जी ले। यहाँ बाबूजी नहीं बोलते हैं, हस्बैंड बोलते हैं। सेम यार, मेरा भी सेम है। तो मुझे लगता है वो बहुत जरूरी भी है, बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि फैमिली अगर सपोर्टिव है तभी आप बीइंग अ वुमन निकल पाओगे, काम कर पाओगे। हाँ। अगर ये चीज मुझे लगता है हस्बैंड्स को जरूर सीखनी चाहिए कि अगर औरत कुछ करना चाहती है, जब तक उसके हस्बैंड सपोर्टिव नहीं होंगे तब तक कभी भी कोई औरत ग्रोथ कर ही नहीं सकते। क्योंकि मैंने तो देखा है, मतलब मैं अगर खुद भी ना करना चाहूँ, मेरे हस्बैंड मुझे इतना इंस्पायर करता है कि लाइक तुम जाओ, ये तुमको करना चाहिए, इस टाइम पे इसी का ही वैल्यू है, तुम ये करो, तुमको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो वो जो चीज एक पीछे से बैकअप है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है ना। जब कई बार होता है कि औरतों के साथ क्या होता है कि हमें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता। हाँ। तब आपके अंदर जितना भी टैलेंट होता है वो छुप जाता है, छुप जाता है ना, वो कभी उभर पाता ही नहीं। हाँ, तो उसीलिए ना मुझे लगता है जो लाइफ पार्टनर चूज कर रहे हैं ना, वो बहुत सोच समझ के टाइम लेकर चूज करो, क्योंकि आपका जो मैच है वो ही आपके पूरे जिंदगी संवारने वाले हैं, पूरे लास्ट तक रहेंगे। तो जब आप लाइफ पार्टनर चूज कर रहे हो तो ऐसे इंसान को चूज करो और टाइम दो उसके पीछे। एकदम से चट से आप एकदम दिमाग में वो लेकर सोच में ना ले लो कि वो, उसको मैं बताती हूँ आपको, वो क्या होता है, अट्रैक्शन होती है। हाँ। फिजिकली आप अट्रैक्ट हुए किसी के साथ, इमीडिएटली आपने शादी कर ली। हाँ। है ना, पर फिजिकल अट्रैक्शन आपकी पूरी होल लाइफ रह ही नहीं सकते, है ना। एट द एंड ऑफ द डे आपको आपका दिमाग, आपकी सोच, आपके विचार, वो मिलने बहुत जरूरी है एक हस्बैंड एक वाइफ में, है ना। हाँ। वो बहुत बहुत जरूरी है। कई बार गलत डिसीजंस भी हो जाते हैं, आजकल बहुत सारे केसेस बहुत ही ज्यादा हो रहे हैं आजकल। हाँ। कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं, है ना, जिसके कारण शायद पहले लोग कहते थे लड़कियां मारी जाती हैं। हाँ। अब लड़के भी मारे जाते हैं। एग्जैक्टली, मतलब दोनों साइड ही इतना ज्यादा अभी क्राइम तो बहुत ज्यादा हो गया है। तो मुझे लगता है ये क्राइम से पहले तुम मतलब मेंटल स्टेटस देख लो ना, अपने जो पार्टनर चूज कर रहे हो उसके साथ तुम्हारा बॉन्डिंग कैसा बैठ रहा है, और ऊपर से आप पूरा छानबीन करो कि उसके पीछे का बैकग्राउंड भी क्या है, वो इंसान कैसे है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हाँ, आपको सपोर्ट करेंगे या नहीं, आपको कन्वर्सेशन में ही पता चल जाएगा। 1 साल 2 टाइम दो, उससे पता चल जाएगा। ये बहुत जरूरी है। लेकिन आप पैसों के पीछे भागोगे तो या मतलब आप लुक्स के पीछे भागोगे, उसका कोई फायदा नहीं, है ना। अब बात आती है, अब जो मेन बात आती है कि अगर आपको एज अ कंटेंट क्रिएटर कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है ना, जिसमें आपको बिकनी पहननी है या फिर कुछ वल्गैरिटी दिखानी है। हाँ। पर आपको बहुत बड़ा अमाउंट मिल रहा है, बहुत आपको मतलब फेम भी मिलेगा, बहुत बड़ा ब्रांड है, तो क्या आप करोगे? ऐसे तो मेरे पास आ भी चुके हैं कितने सारे डीएम्स प्लस ईमेल्स भी, बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स का जिनका कैटलॉग शूट वगैरह होता है, लेकिन आई एम टोटली नॉट कंफर्टेबल विद दैट। मतलब मैं उसमें कंफर्टेबल हूँ नहीं, बट आई ऑलवेज अप्रिशिएट दोज मॉडल्स जो करते हैं। मैं अप्रिशिएट करती हूँ वो कर पा रहे, क्योंकि उन कंफर्टेबल है वो मेरा जोन, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ तो मैं नहीं कर सकती हूँ। इसका मतलब आपको चाहे जितना भी पैसा ऑफर किया जाए, पर
ऐसा आप कंटेंट कभी भी नहीं तैयार करोगे? नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि पैसों के लिए ही अगर करना था तो मुझे लगता है कोई भी इन्फ्लुएंसिंग लाइन वगैरह से एक डॉक्टर के पास और ज्यादा पैसा होता है। ठीक है, तो वो मैं उसी को ही कैरी करती। ये तो मैं अपने पैशन के लिए कर रही हूँ एज अ इन्फ्लुएंसर, लेकिन मैं उतना ही कर सकती हूँ जो मुझे पसंद है। अब जाते जाते एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, आप जो नए कंटेंट क्रिएटर आ रहे हैं, कुछ वल्गैरिटी भी बना रहे हैं, कुछ ऐसा वैसा कंटेंट बना रहे हैं जो शायद नहीं बनाना चाहिए, जो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ना, तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे? देखो, मैं भी एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं क्या ही बोलूँ, लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगी कि अगर आप खुद को इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर बोल रहे हो तो ऐसा कुछ टचअप दो ताकि आपको देखकर सीखे लोग। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि लोग आपको गालियां ना निकालें, गालियां ना दे। गालियां देखो, अब अगर आप पॉजिटिव चीज भी करोगे ना, जो लोग आपको हेट करते, पसंद नहीं करते या जेलस फील करते, वो कहीं ना कहीं आपको गालियां देंगे ही। लेकिन हमें खुद से पॉजिटिव रहना बेटर है। मतलब हमें खुद के लिए लॉयल होना चाहिए कि हम सोसाइटी को क्या दे रहे, वो भी हमारा एक फर्ज है ना। जब आपने बोला कि लोग, ये चीज़ भी मैंने कहीं सुनी थी, पता नहीं पड़ी थी, कि जो आपको ट्रॉल कर रहे हैं ना लोग, वो फेक आईडीज बना के आपको पर्सनली जानते हैं, आपसे जेलस हैं, आपका काम वो नहीं कर पा रहे हैं वैसा काम, इसीलिए वो आपको ट्रॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। इसीलिए मेरे को लगता है ट्रॉलिंग से तो कभी नहीं घबराना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। 4 लोग हैं, इनका काम कहना है, कहने दो, हमारा टाइम है, वो कर रहे हैं। हाँ, हमारे पास तो कमेंट देखने का भी टाइम नहीं होता है। कल मैं वही बात कर रही थी कि जो मेरी वीडियो वायरल जा रही है उस पे 28,000 कमेंट हैं। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, क्या आपने कमेंट पढ़े? कि इतना वेला कौन है? हाँ, और क्या, सेम यार। इसीलिए आप इतना कमेंट्स को मत तुल दो। आप अपना कंटेंट अच्छा बनाओ जो समाज, जो सोसाइटी, जो देश हमारे की ग्रोथ कर सके। इवन के आपको लगता है कि एक कंटेंट क्रिएटर की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, और वो जिम्मेवारी है क्या? वो तो है ही, क्योंकि आपका नाम ही देखो ना, इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर। कंटेंट मतलब जो चीज लोगों को दिखाना है, मतलब जिससे लोग कुछ सीखे, नॉलेज मिले। तो अगर आप नॉलेजेबल चीज ही नहीं दे रहे हो, नॉलेज में तो ये भी आता है कि कहीं लोग घूमने गए, कहाँ घूमना मतलब बहुत अच्छा होगा इस सीजन में, इस वेदर में, तो ऐसे कोई भी अगर टॉपिक हम नॉलेजेबल दे रहे हैं तो उसी को ही हम कंटेंट क्रिएटर बोल रहे हैं। तो हमारा तो फर्ज है ही एक कंटेंट क्रिएटर को। इस चीज़ पे मैं भी कुछ ऐड करना चाहूँगी। हर एक कंटेंट क्रिएटर का, चाहे वो फूड ब्लॉगर है, चाहे वो लाइफस्टाइल ब्लॉगर है, चाहे वो कुछ और ब्लॉगिंग कर रहा है, चाहे वो एड्स कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, मुझे लगता है कि एक्चुअल जानकारी देना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर उसको कोई प्रोडक्ट या फिर कोई चीज़ नहीं अच्छी लग रही, उसको डेफिनेटली अपनी ऑडियंस को बताना चाहिए। हाँ। क्योंकि अपनी ऑडियंस के लिए जितने आप लॉयल रहोगे, उतनी ज़्यादा आपकी ऑडियंस आपको फेथफुल मिलेगी, ज़्यादा आप पे बिलीव करेगी। हाँ, आपकी क्या सोच है? मेरे को भी सेम चीज लगता है, लेकिन आज के जमाने में ऐसा हो गया है ना कि एक न्यूज अगर स्टार्ट हुआ ना, शुरू होना, उस न्यूज को पूरा छानबीन किए बिना ही लोग तुरंत 1 घंटे के अंदर अंदर ऐसे ऐसे कंटेंट बना देंगे उसके ऊपर कि आप सोच भी नहीं सकते हो वो सही भी है या गलत भी है। मतलब एक इंसान को अचानक से आप मतलब बुरा भी बना सकते हो पूरे दुनिया के सामने, पूरे इंडिया के सामने, और एकदम से उस इंसान को आप भगवान भी बना सकते हो। हाँ, पर इंसान ही है। इंसान ही है। बहुत बहुत मज़ा आया मधुरिमा आज आपसे बात करके, जाना मैंने कि कंटेंट क्रिएटर का सफ़र इतना भी इजी नहीं होता। हाँ, पर अपना पैशन जब होता है फिर सब कुछ ईजी लगने लग जाता है ना। तो बीइंग अ डॉक्टर एंड बीइंग अ इन्फ्लुएंसर बहुत बहुत मज़ा आया। मैंने बहुत कुछ जाना आज, और मेरी ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन, सो दिस इज डॉक्टर मधुरिमा। आज मैं आई हूँ पॉडकास्ट विद सालू में, एंड अमेजिंग डिस्कशन किया हमने, बहुत एंजॉय किया। आई होप कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगे हमारा डिस्कशन, सारे कंटेंट क्रिएशन के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, और ऐसे बहुत मज़ेदार वीडियोस आगे भी अगर देखना है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें पॉडकास्ट विद सालू को।